चलो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। जो इस सप्ताह जो ऑनलाइन जो क्लासेस के जो वीडियो डाले जाने हैं, उसमें जो ज्योग्राफी के अंतर्गत हैं वो वर्ल्ड रीजनल जो ज्योग्राफी चूँकि जो वीडियो दिया गया है कि रीजनल मीन्स होता है विश्व के महाद्वीपों का वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों बेस पर महाद्वीपों का वर्गीकरण जानना है विश्व स्तर पर। तो आज जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप का वीडियो है, और अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो भी आपको जानकारी यानी कि भौतिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। और मोस्ट यही होगा अच्छा कि आप पेन कॉपी लेकर के ही जो भी डायग्राम बनाए जाए, जो भी लोकेशंस आपको शो की जाए, वो आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, केवल सुनने मात्र से आपको लर्न नहीं होगा, बार बार उसको वीडियो को उसको कॉपी को जिस पर नोट्स आप बना रहे हैं उसे बार बार आपको देखना होगा, उलटना पलटना होगा और एटलस का आपको सहारा लेना होगा। तो चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो पहले तो उसकी लोकेशन को देख लीजिएगा कि पहले तो ये है कि यह जो महाद्वीप है विश्व का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये विश्व का दूसरा सबसे चूँकि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में चूँकि जो टोटल जो कंट्री हैं या देश हैं लगभग 54 प्लस, यानी कि 54 से अधिक देशों का यानी कि समूह है पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसके अंतर्गत 54 प्लस कंट्री अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और जो हाईएस्ट बिंदु है, जो हाईएस्ट पॉइंट है या जो उच्च बिंदु है तो किलिमंजारो नाम की एक चोटी है। और जो निम्नतम बिंदु है या निम्न बिंदु है वो असल नाम की एक झील है, असल लेक है या असल झील है। तो जो चार मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह महाद्वीप में 54 प्लस देश आते हैं इसके अंतर्गत। और इसका जो उच्च बिंदु है किलिमंजारो नाम की एक चोटी है, केन्या देश में अवस्थित है। और किलिमंजारो नाम का एक पर्वत है, उसी पर्वत पर चोटी है, चूँकि यह चोटी विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अवस्थित है। और उसके बाद जो निम्न बिंदु या निम्नतम बिंदु है वो एक जिबूती नाम का एक देश है, जिबूती देश में अवस्थित असल नाम की एक झील है। अब ये जो फोर जो कंटेंट आपको बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। इसके अलावा इस महाद्वीप की जो अवस्थिति है, यानी कि अवस्थिति है वो चारों गोलार्धों में है, चारों गोलार्धों में है। मतलब इसकी अवस्थिति को यदि लोकेशन में देखेंगे तो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब अवस्थिति देखेंगे चारों गोलार्धों में, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला जो 0 डिग्री के दक्षिण में है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके पूर्व का ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी गोलार्ध है, और देशांतर रेखा के पश्चिम में ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पश्चिमी गोलार्ध है। अब अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन देखिएगा,
इसकी लोकेशन बन रही है, मतलब इसकी अवस्थिति चारों गोलार्धों में है। चारों गोलार्धों में इसकी अवस्थिति है, मतलब इतना जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध में है। इतना पार्ट जो दिख रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इस रेखा के पूर्व में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये पूर्वी गोलार्ध में है, और इतना वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी गोलार्ध में है, यानी कि अवस्थिति चारों गोलार्धों में है। तो इस महाद्वीप की अवस्थिति चारों गोलार्धों में है। तो जो मोस्टली जो पॉइंट हैं ये डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाए गए हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप में चलेंगे तो फिजिकल रूप में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि भौतिक रूप से। एक तो भौतिक वर्गीकरण आपको देना है और दूसरा राजनीतिक वर्गीकरण देना है। ठीक है, राजनीतिक वर्गीकरण देना है, यानी कि इस महाद्वीप में पहले हम जो फिजिकल ज्योग्राफी लगाएंगे और बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी लगाएंगे। तो हो सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप के 2 वीडियो में या 2 जो आपको ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं, इन 2 ऑनलाइन क्लासेस में ही अफ्रीका महाद्वीप का पूरा जो रीजनल है या जो क्षेत्रीय ज्योग्राफी है, प्रादेशिक जो भूगोल है, वो लगभग 2 वीडियो में ही कंप्लीट होगा। तो पहले हम लगाएंगे भौतिक भूगोल लगाएंगे। भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या जानना है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत के अलावा पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, मरुस्थल या कोई घाटी वगैरह है तो घाटी जानेंगे, या इसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से जो अन्य चीज़ें होंगी वो आपको भौतिक रूप से आपको दे दिया जाएगा। तो पर्वत कहाँ पर उसकी लोकेशन है, किन किन देशों में उसका विस्तार है, इस पर्वत कोई चोटियाँ वगैरह हैं तो इसी पर्वत से जोड़ देंगे। खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं वो इसी में जोड़ देंगे। कौन कौन से फॉरेस्ट या वन पाए जाते हैं वो, यानी कि पर्वत से संबंधित जो भी विशेषताएं होंगी वो आपको नोट करवा दी जाएंगी। इसी तरह से पठार की भी यही लोकेशन होगी। पठार किस टाइप का है, कितने देशों में इसका विस्तार है, क्या क्या पठार की विशेषताएं, कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। मैदानों को हम नदियों से जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो नदियां हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन से शहर इस पर अवस्थित हैं, कौन से जलप्रपात अवस्थित हैं, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और कौन कौन से इसके जो सहायक हैं वो सहायक इसमें जोड़ देंगे। तो नदियों का पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसी तरह से जो लेक्स हैं, झीलें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, खारी पानी की झील हैं, लैगून झील हैं, मीठे पानी की झील हैं, या उस झील के तट पर विश्व प्रसिद्ध यदि शहर होंगे, राजधानी शहर होंगे तो वो आपको लोकेशन में दर्शा दिए जाएंगे। इसी तरह से मरुस्थल का और इसी तरह से जो घाटियाँ वगैरह होती हैं, जो रिफ्ट वैली वगैरह हैं, यदि उस महाद्वीप से संबंधित हैं तो ये आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो पहले हम पढ़ लेंगे, यानी कि किसको, फिजिकल ज्योग्राफी को हम इसमें पढ़ लेंगे, यानी कि भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी पहले देख लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद राजनीतिक या पॉलिटिकल ज्योग्राफी उसमें हम लागू कर देंगे। अब ज्योग्राफी जो राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल में पहले हम देश जानेंगे, कितने देश हैं, क्या क्या नाम है, क्या उनकी राजधानी है, और यदि इम्पोर्टेंट विशेषता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट विशेषताएं भी आपको इसी डायग्राम के माध्यम से या आपको नोट करवा दी जाएंगी। इसके अलावा जो भौतिक भूगोल पढ़ लेंगे, राजनीतिक भूगोल पढ़ लेंगे, तो इसी में हो सकता है कि हम आर्थिक भूगोल भी इसमें लागू कर देंगे। अब आर्थिक भूगोल का मतलब हुआ विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं या जो खाद्यान्न हैं या जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वनों से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं
उनके उत्पादन में क्या स्थिति है, ठीक है। गेहूँ, मक्का, चावल और इसके अलावा खनिज संसाधन, सोना, तांबा, चांदी, लोहा, कोयला, ये चीज़ें वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जैसा होगा वो आपको लगा देंगे। इसके अलावा क्योंकि जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ के जो प्रमुख है, चूँकि जनजातियों वाला क्षेत्र है, जनजातियों वाला पूरा महाद्वीप है, तो यहाँ से जो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनजातियों से संबंधित। तो ये आपको जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनको आपको लिस्टेड कर दिया जाएगा या लिस्टेड आपको बना दिया जाएगा। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, पहले पॉइंट ये तीन चार विशेषताएँ यहाँ हो गई हैं, लोकेशन आपको दर्शा दी गई है। अब हम एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें पूरी लोकेशन आपको, पहले तो हम आउटर लाइन दिखाएंगे और आउटर लाइन के बाद फिर हम अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो स्थलीय भाग है वहाँ प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके देखेंगे कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, नदी है, झील है या फिर मैदानी क्षेत्र क्या क्या हैं, वो हम पूरे लोकेशन में देख लेंगे। तो ये जो आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इतने लोकेशन मतलब अफ्रीका महाद्वीप में हमें क्या क्या पढ़ना है वो लोकेशन आपको, इतनी सारी चीज़ें हमें महाद्वीप के अंतर्गत जानना है। तो इसी क्रम में एक बड़ा डायग्राम हम बनाते हैं और बड़े डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि इसकी क्या लोकेशन है। चलिए पहले हम आउटर लाइन देख लेते हैं। ये जो बड़ा सा स्थल खंड आपको दिख रहा है बॉर्डर के अंदर अंदर का जो दिख रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इस क्षेत्र से लग जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप लग जाएगा। ये वाली जो लोकेशन है ये जलीय भाग है, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के बहुत सारे भाग हैं, एजियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है, ब्लैक सागर है, एजोब सागर है, या और भी यहाँ पर जो सागर का ही भाग सागर है। तो अभी हमें उसकी लोकेशन नहीं जानना है, केवल हमें ये जानना है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में जो जलीय भाग है उसका नाम भूमध्य सागर है और उसके उत्तर में जो स्थल खंड है उस स्थल खंड का नाम यूरोप महाद्वीप है। अब आइएगा तो यहाँ से लोकेशन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये बड़ा सा जो जलीय भाग है ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक। इस ओर आएंगे तो ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर का ही भाग है ये अरब सागर मिलेगा, ठीक। ये भूमध्य सागर है, ये बड़ा सा स्थल खंड वाला क्षेत्र है। ये जो लोकेशन मिलेगी स्थल खंड जो मिलेगा, चूँकि अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट नहीं है, लेकिन
क्योंकि जो स्थल खंड है ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, लेकिन संलग्न क्षेत्र है, तो संलग्न वाले क्षेत्र को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब प्रायद्वीप वाला पार्ट है, जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और बाकी की और लोकेशन जो होगी, पहले हम चारों ओर घूमेंगे तो और भी जो लोकेशंस होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। अब ये जो बड़ा सा स्थल खंड है, इस बड़े से स्थल खंड के पहले हमें आउटर लाइन की चारों ओर घूम लेना है। चारों ओर घूमने से आपको कौन कौन से सागर हैं, कौन सी खाड़ी हैं, कौन से द्वीप हैं, या जो अन्य लोकेशंस हैं वो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइएगा, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, बीच में ये सकरा जलीय भाग है। इस सकरे जलीय भाग को नाम दिया जाता है जिब्राल्टर जल संधि। तो एक संधि मिली जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और जल संधि का काम होता है दो स्थलीय भागों को अलग करना और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ना। तो जो जल संधि होती है वो दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंडों को, चाहे स्थल खंड महाद्वीप के रूप में हो और चाहे स्थल खंड देशों के रूप में हो, दो स्थल खंडों को अलग करती है। अब लोकेशन में देखिएगा कि ये जो जल संधि है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो जोड़ने का काम करेगी, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। या फिर शॉर्ट रूप में जाए, महाद्वीपों को न लेकर के, यदि हम ये चूंकि आइबेरियन प्रायद्वीप है और यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है स्पेन, ठीक। जो स्पेन देश है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप है। यदि हम यहाँ पर लोकेशन देखेंगे तो एक देश है मोरक्को नाम का देश है। तो महाद्वीपों का नाम लेकर के स्पेन और मोरक्को देश को अलग करती है। चूँकि इस जल संधि, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप भी है, उस द्वीप का नाम ही है जिब्राल्टर। और उस द्वीप पर, ये जो द्वीप है इस पर यूके का अधिकार है, ठीक है। तो इसे विशेष नाम दिया जाता है भूमध्य सागर की चाबी, यानी कि की ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर की चाबी या कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को नाम दिया जाता है। तो की ऑफ मेडिटेरियन सी जिब्राल्टर को नाम दिया जाता है। यहाँ एक द्वीप है जिस पर यूके का अधिकार है। तो कोई भी जहाज यहाँ से प्रवेश करेगा भूमध्य सागर से होते हुए, आगे यहाँ पर एक स्वेज कैनाल आएगी और ये रेड सी है, लाल सागर, उससे होकर के जो एशिया महाद्वीप के जो भी कंट्री हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ की यानी कि ये जलीय मार्ग विकसित किया गया है। तो अब ये जो लोकेशन है, ठीक है, इस लोकेशन में जो अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे अभी आपसे कहा था कि यहाँ से कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा होकर के गुजरती है। यहाँ से 0 डिग्री या विषुवत रेखा होकर के गुजरती है और नीचे वाले पार्ट से यहाँ से मकर रेखा होकर के गुजरती है। तो ये 3 रेखाएं, ठीक, जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। इसके अलावा जो भी आपसे कहा था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी इस महाद्वीप से होकर के गुजर रही थी। तभी तो इसकी अवस्थिति ग्लोब पर चारों गोलार्धों में इसकी अवस्थिति थी। अब ये देखना है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो मिलन होता है वो अटलांटिक महासागर में होता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा
का जो मिलन होता है वो अटलांटिक महासागर में होता है। चूँकि यहाँ से प्रश्न कभी PCS के एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया गया है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं, तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। अब अवस्थिति देखिएगा कि जो इतना पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आएगा, ये वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध में आएगा और इतना पार्ट जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अटलांटिक महासागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध अवस्थित है। ठीक है, तो ये अवस्थिति आपको दर्शा दी है। अब जिब्राल्टर जल संधि से आगे बढ़ेंगे। जिब्राल्टर अब जो नाम लिखे गए हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब लोकेशन आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, कि यहाँ से कर्क रेखा होकर के जा रही है, ये अटलांटिक महासागर है और बाकी की लोकेशन हम आपको दर्शाए दे रहे हैं। तो जो अन्य लोकेशंस हैं, जिब्राल्टर जल संधि अब चूंकि यहाँ नहीं जा रहे हैं, अब यहाँ से होकर के आइएगा तो यहाँ तक अभी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यहाँ आएंगे तो छोटे छोटे द्वीप समूह मिलेंगे, कनारी द्वीप समूह, कनारी द्वीप समूह, ये कनारी द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीपों के रूप में कनारी द्वीप समूह हैं। और ये जो द्वीप हैं इन द्वीपों के आधार पर कनारी नाम की एक ठंडी जलधारा भी बहती है, जो इन्हीं द्वीपों के समीप से होकर के जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट के सहारे यहाँ तक बहती है, विषुवत रेखा क्षेत्र तक या विषुवत रेखा तक आती है। इसके अलावा और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे तो जो मोस्ट लोकेशन है वो गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी वाली लोकेशन यहाँ पर मिलेगी। अब जो गिनी की खाड़ी की केवल हमें लोकेशन समझनी है कि जो गिनी की खाड़ी है वो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। अब यहाँ से ऐसे चले जाइएगा तो जो अन्य लोकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से चले जाइएगा तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे तो ये जो क्षेत्र मिलेगा ये एक खाड़ी मिलेगी, अबुलहास की खाड़ी, बे ऑफ गुल्फ मिलेगी, एक अबुलहास की खाड़ी मिलेगी। जस्ट जो बिंदु है तो यहाँ पर मिलेगी। और इससे पहले जो चूँकि जो ऐतिहासिक दृष्टि जो लोकेशन है, एक छोटा सा से जो स्थलीय खंड बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो स्थल खंड बाहर की तरफ निकला हुआ है इसे कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के नाम से इसे जाना जाता है। ये उत्तमाशा जो अंतरिक्ष है, कैप अंतरिक्ष है वो यहाँ पर मिलेगा। उसके नीचे जाएंगे तो ये अबुलहास की खाड़ी मिलेगी। अबुलहास नाम की एक जलधारा भी है, गर्म जलधारा है, वो इसी क्षेत्र में बहती है। इसके आगे अभी हम आउटर लोकेशन दिखा रहे हैं, इसके आगे आप यहाँ से चले जाएंगे तो एक यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसे करके एक द्वीप मिलेगा, ऐसे बड़ा सा द्वीप है और उस द्वीप का नाम है मैडागास्कर। जो कि जो पहले इसी स्थलखंड का ही भाग था, ये मैडागास्कर द्वीप है। ये मैडागास्कर द्वीप है, इसका जो पुराना नाम है मालागासी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मैडागास्कर नया नाम है, बड़ा द्वीप है और यहाँ पर अवस्थित जो लोकेशन है इसके अनुसार यानी कि हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप भी है। मैडागास्कर नाम का एक देश भी है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब जो लोकेशंस हैं, अब आप यहाँ से तटीय क्षेत्र से आप ऐसे चले जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे तो ये चौड़ा, ये सकरा जलीय भाग था, ये चौड़ा जलीय भाग है। इस चौड़े जलीय भाग को नाम दिया जाता है चैनल, ये चैनल है। अब ये जो चैनल मिलेगा उसका नाम है मोजाम्बिक।
मोजाम्बिक चैनल इसका नाम है, बड़ा सा यानी कि चौड़ा सा चलिए भाग है। लेकिन इसके पहले ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाली संरचना, इसे एक नाम देंगे मापुतो। मापुतो या इसी का नाम है डेलागुआ। डेलागुआ की ये खाड़ी है, मापुतो या डेलागुआ की ये खाड़ी है। ठीक है, तो मापुतो नाम की एक राजधानी शहर है, वो इसी खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तो मापुतो या डेलागुआ की खाड़ी मिलेगी। अब ये मापुतो डेलागुआ की खाड़ी से अब आप ऐसे तट से होकर कैसे चले जाएंगे, इंग्लिश चैनल को पार करेंगे। यहाँ पर चूंकि जो छोटे मोटे जो द्वीपीय देश हैं, जैसे मॉरिशस हुआ, सेशल्स हुआ, मॉरिशस हुआ, सेशल्स हुआ, तो मॉरिशस आपको यहाँ मिलेगा। ये मॉरिशस है तो यहाँ तो जाना नहीं है, मॉरिशस। और यहाँ पर एक सेशल्स नाम का, ये सेशल्स नाम का एक देश मिलेगा। तो ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आपको मिलेगी। अब आपको यहाँ से इंग्लिश चैनल को पार करके तटीय क्षेत्र से आप यहाँ जाएंगे। तो अभी आप हिंद महासागर का भाग, अरब सागर में आप चारों ओर घूम रहे हैं, अरब सागर के तटीय क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ जाएंगे तो चूंकि यहाँ हमें जाना नहीं है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप में हमें जाना नहीं है, यहाँ से प्रवेश करेंगे तो ये वाला जो जलीय भाग है, ये रेड सी है, लाल सागर है, ये लाल सागर है। यहाँ पर सकरा जलीय भाग फिर से मिलेगा, उसका नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। ये बाब अल मंडेव की जल संधि मिलेगी, जो अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये या फिर यहाँ पर यमन सी भी एक सागर है, मोस्ट रूप में जो लेगा अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंडेव की जल संधि। जब ये अलग करने का काम होगा तो ये अरब प्रायद्वीप है, क्योंकि जो एशिया महाद्वीप का पार्ट है, यहाँ आएंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट होगा। तो या तो बड़े रूप में कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि बाब अल मंडेव की जल संधि है। अब आप ऐसे लाल सागर से होकर के जाइएगा तो यहाँ से हमें चूंकि पार करना होगा। और ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, ये जो मिस्र देश है, मिस्र देश के अंतर्गत या मिस्र देश का इस पर अधिकार है। सिनाई एक प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप है। अब इस सिनाई प्रायद्वीप से संबंधित एक नहर बनाई गई है, इसका नाम है सुएज नहर। जो ये जो अंतर महाद्वीपीय जो जलमार्ग हैं उनसे संबंधित ये सुएज नहर भी इसी के अंतर्गत आती है। तो उसका डायग्राम हम आपको अलग से दे देंगे कि कौन कौन सी झीलें हैं, किन झीलों को आपस में जोड़ करके इसे सुएज नहर को खोदा गया है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो विश्व की व्यस्ततम नहर तो है ही, इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं, वो डायग्राम आपको आगे दिया जाएगा। अभी हमें ये देखना है कि जो सुएज नहर है वो मिस्र देश के अधिकार में है, तो जोड़ना और घटाने का काम नहीं करेगी, मतलब दो स्थल खंडों को जोड़ने या अलग करने का काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मिस्र देश के अधिकार में है। लेकिन जो जोड़ती है वो जोड़ने का काम करेगी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मिस्र देश का इस नहर पर अधिकार है। बाकी के जो भी फीचर्स होंगे वो सुएज नहर का डायग्राम अलग से बना दिया जाएगा, तो उसके बारे में आपको अलग से डायग्राम बना करके जानकारी दे दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विश्व की व्यस्ततम नहर है तो इम्पोर्टेंट तो होगी ही। ठीक, अब आगे जाएंगे तो जैसे यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये माउथ ऑफ नील मिलेगा, मतलब ये नील नदी का मुहाना है, ये वाला माउथ ऑफ नाइल, ये नील नदी का ये मुहाना मिलेगा, डेल्टाई क्षेत्र मिलेगा। इसके आगे अब आप भूमध्य सागर में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी, सिद्रा की खाड़ी होगी, ये सिद्रा की खाड़ी होगी।
अब उसके और आगे जाएंगे तो ये ट्यूनिस की खाड़ी होगी, ट्यूनिस बे या ट्यूनिस बे या गुल्फ। तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर हमने पहले घूम लिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर घूमने से कुछ हमें जलसंधियाँ मिली हैं, कुछ चैनल मिले हैं, कुछ द्वीपीय क्षेत्र मिले हैं और कुछ खाड़ियाँ वगैरह मिली हैं, एक नहर मिली है, कुछ सागर मिले हैं। तो इसी क्रम में पहले हमने आपको आउटर बॉर्डर पर आपको पहले घुमा दिया है। इसी क्रम में डायग्राम आपके पास है ही, इसी क्रम में इस डायग्राम में जो जो लोकेशंस आ जाएगी वो हम आपको अब महाद्वीप के अंदर लेके चलते हैं। तो क्या क्या लोकेशन मिलती है वो हम देख लेते हैं। चलिए इसी क्रम में अब आपको इस महाद्वीप से संबंधित जो पर्वत हैं उनकी लोकेशन दर्शा रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। लोकेशन के लिए आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लोकेशन में चूंकि अंदर ही दिखाना है तो पहली जो लोकेशन है, पहले हमें पर्वतीय क्षेत्र को दिखाना है कि कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र को दिखाना है तो पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर जो आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा वो पर्वत, मुख्य रूप से पर्वत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन या पर्वत कहाँ कहाँ पर कैसे अवस्थित है और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम आपको माउंटेन्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा कि मोस्टली जो पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत फैला हुआ है, एटलस है। पर्वत का नाम एटलस है, ये एटलस पर्वत है। एटलस माउंटेन है। एटलस पर्वत के अलावा इस क्षेत्र में आएगा तो एक पर्वत ऐसे फैला होगा, फोटा जालोन, फोटा जालोन, ये फोटा जालोन नाम का पर्वत है। इसी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ फैला होगा लोमा नाम का माउंटेन है, लोमा पर्वत, ये लोमा पर्वत है। पर्वत लिखें या ना लिखें, जो आपको ऐसे करके जो चिन्ह बनाया जा रहा है वो पर्वत ही है। तो एटलस पर्वत, फोटाजालोन पर्वत, लोमा पर्वत, इसके अलावा इस क्षेत्र में आएंगे तो जो गिनी का खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है उसमें ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में ये विकसित है। अधहर या इसको कैमरून पर्वत के नाम से, कैमरून पर्वत, एक कैमरून पर्वत के नाम से इसे, या अधहर नाम का पर्वत है या कैमरून नाम का एक पर्वत है जो अर्धचंद्राकार रूप में गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो अब दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर ऐसे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और उसका जो नाम है वो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है। ड्रैगन्सबर्ग, ये ड्रैगन्सबर्ग नाम का एक पर्वत है। अब यदि हम नीचे वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा, उसका नाम है स्वार्टकारू, स्वार्टकारू है, ठीक। और नीचे जाएंगे तो ये ग्रेट कारू नाम का एक पर्वत मिलेगा, ग्रेट कारू नाम का एक पर्वत मिलेगा। हो सकता है कि आपके स्क्रीन पर हो सकता है कि ये ड्रैगन्सबर्ग पर्वत, स्वार्टकारू, ग्रेट कारू हो सकता है कि लोकेशंस में आपको दिखाई ना दे रहे हों, तो आप उसको बना लीजिएगा कि जो डेलासवा की खाड़ी के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है, नीचे जो पर्वत दो फैले हैं वो स्वार्टकारू है और ग्रेट कारू है। दक्षिण अफ्रीका देश से ये संबंधित हैं, स्वार्टकारू और ग्रेट
कारो। ठीक है, तो ये पर्वत इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, फिर आप यदि ऊपर जाएंगे तो ये मुत्तेम्बा मुत्तेम्बा नाम का एक पर्वत है। यहीं जाएंगे तो एक मुचिंगा नाम का पर्वत है, ये मुचिंगा नाम का एक पर्वत है। इनकी जो लोकेशंस मिलेगी आपको, जो सेंट्रल पब्लिकन कांगो देश है उसमें आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इसी क्रम में यदि हम ऊपर जाएंगे तो जो केन्या देश है वहाँ पर एक पर्वत मिलेगा, इम्पोर्टेंट पर्वत है किलिमंजारो। किलिमंजारो नाम का एक पर्वत है। इसके थोड़े से और उत्तर में जाएंगे, क्या क्या विशेषता है वो अभी हम बाद में देख लेंगे। पहले फर्स्ट टाइम नॉर्मल लोकेशन आपको दर्शाए दे रहे हैं। यहाँ जाएंगे तो ये इथोपियन उच्च भूमि है, इथोपियन हाईलैंड या उच्च भूमि है। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो मोस्टली जो लोकेशन माउंटेन्स की आपको दिखाई गई है, ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है तवक्कल, एक चोटी मिलेगी तवक्कल नाम की ये चोटी मिलेगी। फुटाजालोन लोमा पर्वत, ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, नवीन मुर्दार पर्वत है। और जो कैमरून पर्वत पर एक चोटी मिलेगी, कैमरून नाम की ही एक चोटी होगी, कैमरून नाम की एक चोटी होगी। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है जो कैमरून नाम का पर्वत है, कैमरून नाम की ही चोटी है, ये मिलेगा। फिर जो स्वाट कारो, ग्रेट कारो, ड्रैकन्सवर्थ पर्वत, मुत्तेम्बा, मुचिंगा, इसके अलावा जो किलिमंजारो नाम की एक चोटी किलिमंजारो पर्वत पर ही मिलेगी, ये किलिमंजारो नाम की ही चोटी है। एक चोटी और मिलेगी रोवन जोरी नाम की चोटी मिलेगी। और ये इथोपियन उच्च भूमि है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब ये जो लोकेशंस जो फर्स्ट राउंड में आपको दिखाई गई हैं, इन पर्वतों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं, इम्पोर्टेंट पर्वत के अंतर्गत चूँकि मोस्टली तीन माउंटेन्स ही आएंगे, और उसमें एक तो आपका आएगा एटलस माउंटेन, कैमरून पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो नाम का पर्वत। इन तीन पर्वतों के बारे में आपको मोस्टली आपको लिखना है। तो लिखने का काम भी थोड़ा सा करना है। तो पहली हेडिंग डालो एटलस पर्वत, तो पहली हेडिंग डालिएगा एटलस माउंटेन। एटलस पर्वत के बारे में आपको लिखना है। तो एटलस पर्वत से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो फीचर्स हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हेडिंग लगी हो तो लिख लीजिएगा। देखिए एटलस पर्वत में अफ्रीका महाद्वीप का नवीन मुर्दार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। नवीन मुर्दार या नवीन बलित पर्वत है जिसके सर्वोच्च चोटी तवक्कल लिखी होगी, तवक्कल है। इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और
ट्यूनीशिया देश में है, यानी कि 3 देशों में है इसका विस्तार। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है, मतलब 3 देशों में इसका विस्तार है। इसे ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, सहारा एटलस, मिडिल एटलस और टेल एटलस के नाम से या टेल एटलस में विभाजित किया गया है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट में इसको ऐसे करके ऐसे विभाजित ऐसे किया गया है। तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको नाम दिया गया है ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, टेल एटलस, सहारा एटलस, ये इसको विशेष नाम दिए गए हैं। तो इसे उत्तरी भाग को कई भागों में ऐसे नाम अलग चुके दिए गए हैं। इस पर्वत के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु, इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि दक्षिणी भाग में सहारा मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो लक्षण क्या है कि भूमध्य सागर लगा है, तो ये वाला पार्ट भूमध्य सागर से संलग्न है। यहाँ भी आगे जाकर के ये पूरा सहारा मरुस्थल आएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो ये वाला जो पार्ट है वो सहारा मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित होगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में, अगला पॉइंट कर लो, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, जिस कारण से यहाँ आर्थिक विकास अधिक हुआ है। शराब उद्योग वगैरह लगाए गए हैं, आर्थिक विकास अधिक हुआ है। जबकि दक्षिणी भाग में अर्थात सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में आर्थिक विकास कम हुआ है। ठीक है, तो ये जो मुख्य जो फीचर्स हैं, ये सहारा मरुस्थल से संबंधित ये फीचर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद आइएगा जो अगला पर्वत है, एटलस के बारे में हो गया है। अगला कैमरून पर्वत। सहारा मरुस्थल के नीचे एक कैमरून पर्वत है, तो इसकी विशेषताएं मोस्टली हमें जाननी है, तो हम नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। यह है अर्धचंद्राकार रूप में गिनी की खाड़ी के तट से संलग्न है। गिनी की खाड़ी के तट से संलग्न है, जिस पर अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कैमरून अवस्थित है।
कैमरून अवस्थित है। यह पर्वत विषुवत-रेखीय वनों से आच्छादित है। विषुवत-रेखीय वनों से आच्छादित है, जहाँ सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। साथ ही लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गिनी की खाड़ी के तट से संलग्न ये जो क्षेत्र है, या गिनी की खाड़ी के तट से संलग्न पर्वतीय क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा होती है। विषुवत रेखा इस पर्वत से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा इस पर्वत से होकर के गुजरती है। इस पर्वत का विस्तार मुख्यतः कैमरून देश में है। ठीक, तो जो दूसरा पर्वत हो गया है, पहला एटलस हो गया है, दूसरा कैमरून पर्वत हो गया है। इसकी विशेषताएं आपको बता दी हैं। अब जो आता है वो किलिमंजारो नाम का एक पर्वत है। तो ये किलिमंजारो पर्वत के बारे में और आपको जानना है, तो अगले नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डाल दीजिएगा किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत लिखिए। यह है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा कंपोजिट कॉन संयुक्त शंकुरूपी पर्वत का भी उदाहरण है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया देश में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। ये जो चोटी इसी नाम की चोटी है, ये सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है ये। इस पर्वत से होकर के विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, जिस कारण से यहाँ सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है।
किलिमंजारो चोटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किलिमंजारो चोटी विषुवत रेखीय क्षेत्र में अवस्थित विश्व की एकमात्र चोटी जो बर्फ से ढकी है, और इसके अलावा यहाँ उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्णकटिबंधीय, टुंड्रा और टैगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा रोवन जोरी अन्य चोटी अवस्थित है। रोवन जोरी अन्य चोटी अवस्थित है। किलिमंजारो पर्वत के ढलानों पर बागानी कृषि के साथ साथ फलों का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। अब जो 3 माउंटेन्स हैं, एटलस माउंटेन, कैमरून माउंटेन, किलिमंजारो माउंटेन, और एक और पड़ता है जो दक्षिण अफ्रीका देश में है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो उसको और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत को और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ताकि जो चूंकि इम्पोर्टेंट है ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत लिखिए। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका देश में है। जो एक महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। इस पर्वतीय क्षेत्र में लोहा, कोयला के साथ साथ विविध प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ओके, तो मोस्टली जो 4 पर्वत हैं, ड्रैकन्सबर्ग, एटलस, कैमरून और किलिमंजारो, इनके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दे दी है। अब इसके अलावा जो मोस्टली जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में आएगा तो जैसे फोटाजालोन और लोमा। फोटाजालोन जो माउंटेन है ये मोस्टली लोहा उत्पादन के लिए या लोह एस्क उत्पादन के लिए मोस्टली प्रसिद्ध है। इथोपियन जो उच्च भूमि है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुराना जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इथोपियन उच्च भूमि है।
जो अब उच्च भूमि के रूप में है और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। मुतिम्बा और मुचिंगा, ये जो दो छोटे छोटे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ से कुछ प्रमुख नदियों का यहाँ से उद्गम होगा। और इसके अलावा स्वाट कारू और ग्रेट कारू, ये दक्षिण अफ्रीका में बैसाल्ट से निर्मित संरचना मोस्टली यहाँ पर पाई जाती है। और जो बैथोलिथ जो अभ्यंतरिक चट्टानें हैं वो मोस्टली यहीं, यानी कि बैथोलिक चट्टानें वगैरह यहीं सब पाई जाती हैं। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो आपको पहला जो वीडियो आपको दिया गया है वो पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित है। अब आइएगा तो इसी क्रम में जो आप चाहें तो अगला डायग्राम आप बना सकते हैं। अब जो मोस्टली पर्वत के अलावा अब यहाँ जो मोस्टली जानना है वो दो लोकेशन आपको एक साथ दिखा रहे हैं, पठार और पर्वत, पठार और मरुस्थल, पठार प्लस मरुस्थल एक साथ आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पठार और मरुस्थलों की जो विशेषताएं हैं, पठार और मरुस्थलों की जो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल हैं इनकी विशेषताएं हैं लगभग समान होती हैं। लोकेशन केवल हमें दिखाना है। तो आप चाहे तो अगला डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि एक डायग्राम में आपको पठार और मरुस्थल एक साथ दिखाए जा रहे हैं। चलिए, हाँ, ये जो डायग्राम है आप अलग से डायग्राम बनाइएगा। ठीक, अब जो मोस्टली पठार और मरुस्थल इनकी लोकेशन हमें दिखाना है। तो पहले लोकेशन दिखाई दे रहे हैं जो सहारा मरुस्थल है, ये डॉट डॉट करके ऐसे बिंदु दिखा दीजिएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल ये क्षेत्र है, तो विश्व का सबसे बड़ा ये इस मरुस्थल के बारे में आपको अलग से थोड़े 2-4 पॉइंट नोट करवा देंगे। तो ये सहारा मरुस्थल है। इसी सहारा मरुस्थल का ही भाग है लीबिया मरुस्थल, लीबिया मरुस्थल है। ठीक, फिर इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में एक मरुस्थल मिलेगा नामेब, नामेब मरुस्थल मिलेगा। ठीक, इस क्षेत्र में आएगा मध्य वाले पार्ट में कालाहारी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल मिलेगा। ठीक, इस क्षेत्र में आएगा जो सोमालिया का देश या सोमालिया देश है, इस क्षेत्र में ओगाडेन, ये मरुस्थल है ओगाडेन, ओगाडेन ये इसी का दूसरा नाम सोमालियन मरुस्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा जो लाल सागर का जो तटीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक मरुस्थल मिलेगा न्यूबियन, न्यूबियन मरुस्थल मिलेगा। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप में जो मोस्टली जो मरुस्थल हैं वो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, पश्चिमी भाग में इसका विकास हुआ है। इसी का भाग लीबिया मरुस्थल है। नामीबिया देश में तटीय क्षेत्र से संलग्न नामेब मरुस्थल है। ठीक है, और जो कालाहारी मरुस्थल है
ये जो बोत्सवाना नाम का एक जो देश है वहाँ उसका विस्तार है, जहाँ वो इम्पोर्टेंट होगा हम लिखवा देंगे, ओगाडेन मरुस्थल और न्यूबियन मरुस्थल। ठीक है, अभी हम फर्स्ट राउंड में लोकेशन ही दिखा रहे हैं। अब इसके अलावा अब जो पठार की लोकेशन है, जो पठारी क्षेत्र हैं, तो इसी सहारा मरुस्थल में दो चार पठार फैले हुए हैं, और जो पठार हैं उनकी जो मोस्टली लोकेशन है वो टेडमंट नाम का एक, ऐसे करके यहाँ ऐसे काट दीजिएगा, टेडमंट नाम का एक पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आएगा तो होगार है, होगार। इसी क्षेत्र में आएगा तो एयर प्लेटो है। ठीक है, तो टेडमंट प्लेटो, होगार प्लेटो, एयर प्लेटो, ये सहारा मरुस्थल में फैले हुए पार्ट हैं। तो ये होगार, टेडमंट और एक और तिवेस्ती इसी क्षेत्र में है, तिवेस्ती नाम का एक पठारी क्षेत्र है, मतलब ये पठार है। तो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही इन पठारी क्षेत्रों का विस्तार है, जिसमें टेडमंट, होगार, एयर, तिवेस्ती, ये मोस्टली जो पठार फैले हैं वो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही ये पठारी क्षेत्र हैं। चिन्ह चूंकि हमने ऐसे गोल काट करके इसको दिखा दिया है, तो ये पठारी क्षेत्र हैं। आगे आइएगा तो इस क्षेत्र में एक जोश प्लेटो मिलेगा या जोश पठार मिलेगा, ये जोश पठारी क्षेत्र है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस क्षेत्र में मिलेगा कटिंगा, कटिंगा पठारी क्षेत्र है, ये कटिंगा का पठार है। इस क्षेत्र में आएंगे तो बाई का पठार मिलेगा, बाई प्लेटो, ये बाई प्लेटो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जो क्षेत्र हैं जो मोस्टली अफ्रीका महाद्वीप में हैं, तो ये पठारी क्षेत्र से संबंधित है। एक क्षेत्र क्योंकि जो सूडान में मिलेगा वो दाफुर, ये दाफुर नाम का एक क्षेत्र मिलेगा, पठारी क्षेत्र ही है, सूडान के अंतर्गत मिलेगा दाफुर। ठीक है, तो ये भी पठार जैसी ही संरचना यहाँ पर है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो मोस्टली मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, नामी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ओगाडेन मरुस्थल और न्यूबियन मरुस्थल। अब पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पठार तो सहारा मरुस्थल में फैले हैं, टेडमंट, एयर, होगार, तिवेस्ती। इसके अलावा जोश पठार, कटिंगा पठार इम्पोर्टेंट है, बाई का पठार। ठीक है, तो और ये दाफुर जो क्षेत्र है ये भी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही है। अब इनमें से क्योंकि जो मोस्टली हमें जो आपको नोट करवाना है वो सहारा मरुस्थल के बारे में तो नोट करवाना है, उसके अलावा कटिंगा पठार, ये कटिंगा पठार के बारे में नोट करवाना है। जो कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल के बारे में नोट करवाना है। इसके अलावा जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनको छोड़ दीजिएगा। ये जो तीन क्षेत्र हैं, सहारा मरुस्थल, कटिंगा का पठार और जो कालाहारी मरुस्थल है, मोस्टली इनके बारे में आपको नोट करवाना है। बाकी तो जो भी क्षेत्र हैं शॉर्ट में हम वहीं पर लिख देंगे। जैसे नामी मरुस्थल है, ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरा उत्पादन के लिए मोस्टली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ओगाडेन मरुस्थल है, ये चारागाह के लिए मोस्टली प्रसिद्ध है। तो जो आपको लिखवाना है वो सहारा मरुस्थल। तो पहली हेडिंग डालिएगा सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल लिखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है।
जिसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों में है। अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों में है। इन देशों को साहेल देश के नाम से जाना जाता है। साहेल देश के नाम से जाना जाता है। साहेल देश के नाम से जाना जाता है। इस मरुस्थल में पाई जाने वाली या अवस्थित सबसे बड़ी झील चाड है। इसके अलावा सबसे बड़ी झील चाड, इसके अलावा इस मरुस्थल में पाए जाने वाले हरे भरे घास के मैदानों को मरुधान, इंग्लिश में ओएसिस, मरुधान कहा जाता है। मरुधान कहा जाता है। बर्बर जनजाति का निवास इसी मरुस्थल में है। यहाँ 3 प्रकार की मरुस्थलीय संरचना देखने को मिलती है। तीन प्रकार की मरुस्थलीय संरचना देखने को मिलती है, जिसमें अर्ग, हमादा और रैग है। अर्ग मतलब क्या है? रेतीले टीलों को अर्ग कहा जाता है। ये रेतीले टीलों को संरचना नाम दिया गया है, अर्ग कहा जाता है। और जो हमादा होते हैं वो नग्न चट्टानी है। नग्न चट्टानी क्षेत्र है, नग्न चट्टाने हैं, ठीक, उसको हमादा कहा गया है। और रैग पत्थर और पत्थर प्लस बोल्डर का समूह है, बोल्डरों का समूह है। तो सहारा मरुस्थल में 3 प्रकार की मरुस्थलीय संरचना है, जिसमें रेत, नग्न चट्टानें, पत्थर और बोल्डर पाए जाते हैं। जहाँ मोस्टली रेत के जो स्थायी टीले होते हैं, उनको अर्ग के नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्र में केवल नग्न चट्टानें ही पाई जाएंगी, उन नग्न चट्टानों को हमादा कहा जाता है। और रैग एक संरचना है जहाँ पत्थर और मोस्टली जो बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पत्थरों का ही समूह है, उसे रैग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टेडमंटो, गार, एयर, टेबेस्टी, इन पठारों का विस्तार भी सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही है। इसके अलावा जो सहारा मरुस्थल है, इसी मरुस्थल का भाग है लीबिया का मरुस्थल है। अब जो लीबिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो लीबिया देश में ही इसका विस्तार है। लेकिन यह मरुस्थल खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के उत्पादन की दृष्टि से पूरे अफ्रीका महाद्वीप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो एक स्थान है यहाँ पर, अल अजीजिया,
अल अजीजिया। अल अजीजिया नाम का एक स्थान है, विश्व का दूसरा ये गर्म स्थल है। तो लीबिया के मरुस्थल में पाए जाने वाला अल अजीजिया नाम का एक स्थान है, जो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। 57 डिग्री 57 डिग्री इसका टेम्परेचर है, औसत वार्षिक तापमान है। ठीक, तो सहारा मरुस्थल के बारे में वार्तालाप हो गई है। इसके बाद में आएगा जो कटिंगा का पठार है। ये जो पठारी क्षेत्र है, ये कटिंगा का पठारी क्षेत्र। अगली जो हेडिंग डालिएगा वो कटिंगा का जो पठारी क्षेत्र है वो लिख लीजिएगा, कटिंगा पठार। कटिंगा पठार हेडिंग डाल दीजिएगा। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के जायरे देश में है। अफ्रीका महाद्वीप के जायरे देश में है, जिसका पुराना नाम सावा है। जिसका पुराना नाम सावा है। पुराना नाम सावा है। सावा है। यह पठार तांबा उत्पादन की दृष्टि से इस पर अंडरलाइन कर लेना, यही इम्पोर्टेंट है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ स्थानांतरण कृषि का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। स्थानांतरण कृषि का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। इस पठारी क्षेत्र से होकर के कांगो नदी का नाम है कांगो, और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ यह कटिंगा पठार से संबंधित जायरे देश में मुस्लिम इसका विस्तार है। सावा इसका पुराना नाम है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। स्थानांतरण कृषि का कार्य यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के द्वारा मोस्टली किया जाता है। तांबा का तो मोस्टली यहाँ पर उत्पादन किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जो जस्ता है और फास्फेट है, इसका उत्पादन भी किया जाने लगा है। तो मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए है, लेकिन इसके अलावा फास्फेट और जस्ता का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये
कटिंगा नाम का पठार है। जो अगला पठारी क्षेत्र है वो है कालाहारी, क्योंकि जो मरुस्थल के रूप में है तो कालाहारी मरुस्थल ये हेडिंग डालिएगा। कालाहारी मरुस्थल इंपोर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र, कालाहारी मरुस्थल हेडिंग डाल करके कुछ 2-4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो लिख लीजिएगा। लिखिएगा, इस मरुस्थल का विस्तार, इस मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः बोत्सवाना देश में है, बोत्सवाना देश में है, जो मरुस्थलीय एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थल में मोस्ट बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति का निवास है। बुशमैन जनजाति का निवास है और यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति का नाम बुशमैन। जो कालाहारी मरुस्थल है उसका विस्तार मोस्टली बोत्सवाना देश में है, बोत्सवाना देश में है। बोत्सवाना थोड़ा बहुत जो उत्तरी जो दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया इसमें भी है, लेकिन मोस्टली जो बोत्सवाना देश है इसमें बेचुआनालैंड पुराना नाम है, देश में है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जो मुख्यतः शुतुरमुर्ग के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जेम्स वॉक यहाँ का विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। हो गया। इनके बारे में मोस्टली आपको लिखना था। ओगाडेन मरुस्थल का विस्तार सोमालियन या सोमालिया देश में है। न्यूबियन का विस्तार चूंकि है तो मोस्टली मिस्र में और जो उत्तरी सूडान है उसमें इसका मोस्टली विस्तार है। ठीक है। और जो दारफुर वाला जो क्षेत्र है ये भी सूडान में ही अवस्थित है या इसका विस्तार है। बाइका जो पठार है, जो बाइका पठारी क्षेत्र है, जो बाइका पठारी क्षेत्र है वो मोस्टली जो अंगोला देश है, अंगोला देश में ही इसका विस्तार है। जोस का जो पठार है वो टिन उत्पादन के लिए अफ्रीका महाद्वीप में प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जो छोटी छोटी लोकेशंस आ रही थी, जोस का पठार टिन उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाइका पठार
विशेष उत्पादन तो नहीं होता है, लेकिन अंगोला देश में इसका विस्तार है। और दारफुर जो क्षेत्र है, दारफुर क्षेत्र का जो संबंध है वो सूडान, मोस्टली सूडान देश से संबंधित है। ठीक है। ओगाडेन का जो पठारी क्षेत्र है, तो ओगाडेन का जो पठारी क्षेत्र है वो मोस्टली जो सोमालिया या इसको दूसरा नाम सोमालिया का मरुस्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप के जो मोस्टली जो पठारी क्षेत्र हैं, किस चीज़ के उत्पादन के लिए हैं, या फिर यहाँ में पाए जाने वाले जो मोस्टली जो मरुस्थल हैं वो कौन कौन से हैं, या किस चीज़ के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, किन किन देशों में इनकी लोकेशन है। चलिए तो देखते हैं। इसी के आगे आपको जो पर्वत हो गए हैं, पठार हो गए हैं, मरुस्थल हो गए हैं, इसी के आगे जो आपको लैक्स वाला जो पोर्शन है, लैक्स रिवर्स या जो छोटे मोटे जो क्षेत्र हैं उनको हम आगे आपको लोकेशन में दिखा रहे हैं। चलिए, ये संरचना आपको दिखाई गई है फिजिकल रूप में, इसी रूप में एक ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी का विस्तार और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये विश्व की जो सबसे लंबी है वो ग्रेट रिफ्ट वैली है। थोड़ा सा इसका विस्तार समझ लेते हैं। महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी की थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के पास में यहाँ पर मिलेगा मृत सागर, डेड सी। डेड सी से शुरू होती है, ऐसे करके विक्टोरिया झील के पास से दो भागों में बट जाती है। ठीक, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, महान भ्रंश घाटी है। ठीक है, ये महान भ्रंश घाटी है। ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, और ये वाला ये ईस्टर्न पार्ट है। ये यहाँ पर विक्टोरिया झील मिलेगी, विक्टोरिया लेक मिलेगी, और यहाँ पर एक मलावी नाम की झील होगी। वहाँ तक इन शाखाओं का विस्तार है। मलावी नाम की एक झील होगी, यहाँ तक इसका विस्तार है। तो जो महान भ्रंश घाटी, जिसका संबंध कुछ भाग एशिया महाद्वीप में भी है और बाकी की पूरी जिसका विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो जो मृत घाटी से शुरू होकर के और विक्टोरिया झील के उत्तर में जो एक रूडोल्फ झील है, वहाँ पर ये दो भागों में से बट जाती है। ये ईस्टर्न शाखा है और ये वेस्टर्न शाखा है। दोनों शाखाएं कहाँ तक गई हैं? मलावी जो एक नाम की झील है, न्यासा या मलावी नाम की झील है, वहाँ तक दोनों का विस्तार है। तो मृत सागर से होकर के मलावी झील तक, यानी कि मृत सागर से कहाँ तक है? न्यासा झील या मलावी झील तक है। लंबाई जो इसकी कुल टोटल है 1920 किलोमीटर ये लंबाई है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी है ये। ठीक है, महान भ्रंश घाटी का ये पहले का भी लाल सागर था, और लाल सागर तक भी एक ऐसे ब्रांच शाखा जा रही थी। धीमे धीमे करके प्लेटों का अपसरण हुआ और बीच में एक सक्रिय जलीय भाग का निर्माण हो गया और उसे नाम दिया गया है लाल सागर नाम दिया गया है। पहले कभी यानी कि पहले कभी जो मलागासी
या मेडागास्कर नाम का जो द्वीप था वो यहाँ इससे संलग्न था, बीच से दरार फटी और जो मालागासी नाम का जो द्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया है। तो रेड सागर और ये जो मालागासी या मेडागास्कर द्वीप हैं वो इसी भ्रंश घाटी के ही भाग थे। तो अफ्रीका महाद्वीप में इस क्षेत्र में जो भी लैक्स हैं या इस क्षेत्र में जो भी लैक्स हैं वो इस भ्रंश घाटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे विक्टोरिया झील है, तो विक्टोरिया झील भी इस रिफ्ट वैली के अंतर्गत नहीं आते हैं, नहीं आती, मतलब ये रिफ्ट वैली का भाग नहीं है। इसके अलावा जो अगली जो झीलें हैं, टाना हुआ, रोडोल्फ हुआ, एल्बर्ट हुआ या जो कैलेंडर झील हुआ जिसको तंजानिका झील के नाम से जाना जाता है, मलावी झील हुआ या मवेरी झील हुआ, ये जो जितने भी लैक्स हैं विक्टोरिया को छोड़ करके, विक्टोरिया ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, मध्य में अवस्थित है। बाकी जो भी लैक्स हैं जिनके अभी हमने आपको नाम बताए हैं वो इसी भ्रंश घाटी का ही भाग थे। और जो इस क्षेत्र में जो भी लैक्स हैं वो भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। तो विश्व की जो सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है उसका नाम क्या है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रम में जो आगे आपको वीडियो दिया जाएगा, अभी अफ्रीका महाद्वीप का पूरा पार्ट फिजिकल नहीं हुआ है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो झीलें आपको बताई जाएंगी, झीलों के अलावा जो नदियाँ होंगी, नदियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी, उनकी सहायक आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा जो राजनीतिक भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल के बारे में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी। और दोनों फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों वीडियो ही आपको दिए जाएंगे और अफ्रीका महाद्वीप पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 2 वीडियो में भी अफ्रीका महाद्वीप आपको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे क्रम से ही आगे चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।